सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब से जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी ममता। तो ममता कहानी को पढ़ने से पहले चलिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1879 को हुआ और उनका देहांत 15 नवंबर 1937 को। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ। किशोरावस्था के पूर्व ही पिता, माता और बड़े भैया का निधन हो जाने के कारण प्रसाद जी के कंधों पर परिवार का सारा बोझ आ पड़ा। 8वीं कक्षा के पश्चात उनकी स्कूली शिक्षा छूट गई। उन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। वेद, इतिहास, पुराण, बौद्ध दर्शन तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन भी किया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध लेखन में उनकी साधारण दक्षता थी। कवि के रूप में निराला पंत और महादेवी के साथ छायावाद के कवि चतुष्टय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कृति का मूलाधार कामायनी है, जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी को हिंदी के नाट्य सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। नाटक लेखन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद वे एक युग प्रवर्तक नाटककार बने, जिनके नाटक आज के दर्शक और पाठक बड़े चाव से उपभोग करते हैं। कहानी रचना के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी कहानियों में भावना की प्रधानता रही। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन के सच्चे प्रेमी होने के नाते उनकी कहानियों में प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान से युक्त भावमूलक आदर्श अभिव्यक्त हुआ। उनकी कहानियों को ऐतिहासिक, काल्पनिक और यथार्थवादी कोटियों में बांटा जा सकता है। ये सभी कहानियाँ भावात्मक और अनुभूति प्रदान हैं। प्रसाद जी मूलतः कवि होने के कारण उनकी कहानियों में काव्यात्मक वातावरण छाया रहता है। तो उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, काव्य झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, कामायनी। नाटक हैं स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे जय का नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, सज्जन। कहानी संग्रह में है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अभी तक अधूरा है। और निबंध में है काव्य कला तथा अन्य निबंध। अब चलिए प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी ममता की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं। तो ये ममता प्रसाद जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी है, जो कि भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि पर यह कहानी रचित है। प्रसाद जी ने इसमें ममता के चरित्र के जरिए भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दिखाया है। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी है, जो अपने पिता के साथ रोहतास दुर्ग में रहती है। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद ममता अपने जीवन को लेकर उदास और चिंतित रहती है। पिता के लिए लाए हुए स्वर्ण उपहार के प्रति उसमें आकर्षण नहीं है। एक दिन सहसा के सैनिक रोहतास दुर्ग पर अधिकार जमा लेते हैं। युद्ध में ममता के पिता की मृत्यु होती है। ममता भाग निकलती है और काशी के बौद्ध मठ के खंडहरों में शरण लेती है। आगे चलकर
चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर विपन्न स्थिति में हुमायूं एक रात को ममता की झोंपड़ी में पहुंचते हैं और आश्रय भी भिक्षा करते हैं। आया हुआ व्यक्ति एक मुगल है। पता लगने से ममता के मन में घृणा भाव पैदा होता है, क्योंकि उसके पिता की हत्या किसी मुगल के हाथों जो हुई थी। फिर शरण देने या ना देने के प्रश्न को लेकर भीषण द्वंद्व चलता है। अंत में अतिथि देवो भव की आदर्श परंपरा के नाम पर ममता हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देती है एवं स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह हुमायूं ममता से मिलना चाहते हैं, पर ममता नहीं मिलती। तब उस झोपड़ी के स्थान पर एक घर बनाने का आदेश मिर्जा को देते हुए हुमायूं लौट जाते हैं। फिर 47 सालों बाद हुमायूं के पुत्र बादशाह अकबर के लोग उसी स्थान पर पहुंचते हैं। उस समय ममता 70 साल की वृद्धा है। मुगलों को अपनी झोपड़ी सौंपकर ममता स्वर्ग सिधार जाती है। उस स्थान पर हुमायूं की याद में एक अष्टकोण मंदिर बनवाया तो जाता है, पर कहीं भी उस मंदिर पर ममता का नाम लिखा नहीं जाता। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के जरिए प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के उच्चादर्श अतिथि देवो भव की प्रतिष्ठा की है। अब चलिए जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी ममता को विस्तार से पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। ममता कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब अकेली लड़की थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव का कहना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। हिंदू रीति रिवाज में विधवा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। संसार के कोप का भागीदार बनना पड़ता है। इस बीच ममता के पिता चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रभाव में वो अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। मतलब रोहतास दुर्ग के पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था सोन नदी। तो उस सोन नदी को देखते हुए अपने दुखी जीवन के बारे में सोचती हुई वो उसी सोच में निमग्न थी या बेसुध थी। इतनी निमग्न थी कि उनके पिता जब प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं तो उनकी आहट से भी वो अनजान बनी हुई बैठी थी। मतलब ममता को यह पता भी नहीं चला कि उनके पिता कब आकर प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गए। पिता चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालित पुत्री के लिए क्या करें ये स्थिर न कर सकते थे। फिर पिता दुखी होकर लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। मतलब मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी के लिए इतने चिंतित थे कि वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। एक पहर बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा।
मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? फिर पिताजी कहते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने थालों में ढके आवरण को उलट दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। फिर ममता कहती है, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? फिर मंत्री चूड़ामणि कहते हैं, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। फिर ममता अपने पिताजी से कहती है, तो क्या आपने म्लेच्छ का उसको स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? फिर मंत्री चूड़ामणि अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, मतलब रोहतास दुर्ग के ऊपर शेरशाह नामक आतंक मंडरा रहा था। वो कभी भी रोहतास दुर्ग पर आक्रमण कर सकता था। इस बात की भनक, मतलब इस बात का पता मंत्री चूड़ामणि को हो चुका था। इसलिए वो अपने बेटी के लिए भविष्य की चिंता करते हुए उसे ये स्वर्ण मुद्राएं या फिर स्वर्ण के रूप में कुछ धन जो है उसे भेंट करना चाहते थे, ताकि अपनी बेटी ममता की जिंदगी आगे खुशी से कटे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।